हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ Idisha एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनरियल स्टडी। इस वीडियो में हम कवर करेंगे यूनिट 8 और यूनिट 9 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर अभी तक आपने इस सीरीज का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। बहुत हेल्पफुल है, आपको पता चलेगा आपको एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर। तो चलिए इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एग्रेसिव बिहेवियर का मतलब होता है किसी को इंटेंशन के साथ फिजिकली, इमोशनली या सोशली हर्ट करना। ये जो एग्रेशन होता है, ये सिर्फ किसी को मारने तक, हिट करने तक ही लिमिटेड नहीं होता। इंसल्ट करना, शाउट करना, सोशल मीडिया पे किसी को ट्रोल करना, ये सब एग्रेशन का पार्ट होता है। लेकिन हर किसी का एग्रेशन बिहेवियर अलग होता है, क्योंकि ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि पर्सनालिटी पे, फैमिली पे, इन्वायरमेंट पे, मीडिया एक्सपोजर पे और आपकी सराउंडिंग पे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फैक्टर्स दैट डिटरमाइनिंग एग्रेशन एंड वायलेंस। तो सबसे पहले है आपका पर्सनल फैक्टर, जिसमें आपका आ जाता है जेंडर। जनरली मेल ज्यादा एग्रेसिव होते हैं क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है उनमें ज्यादा होता है, और सोसाइटी भी बॉयज को इमोशनल होने की बजाय डोमिनेंट बनने के लिए ट्रेन करती है। तो यहाँ पे दो पर्सनालिटी टाइप है। सबसे पहले है पर्सनालिटी ए, जिसमें कॉम्पिटिटिव और इम्पेशेंट होते हैं लोग। इनमें एग्रेशन का लेवल जो है वो ज्यादा होता है। देन उसके बाद टाइप बी की बात करें तो ये लोग क्या होते हैं, ये काम और पेशेंट लोग होते हैं। ये लोग स्ट्रेस को बेटर हैंडल करते हैं। देन उसके बाद करें अल्कोहल यूज की, तो अल्कोहल सेल्फ कंट्रोल को कम करता है और अराउजल बढ़ता है उससे। इस वजह से लोग, स्पेशली मेन, सोशल सेटिंग में एग्रेसिव बिहेव करने लगते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है आपका सोशियो कल्चरल फैक्टर। इसमें आपका आ जाता है सबसे पहले पेरेंटिंग एंड फैमिली एनवायरनमेंट। जिन बच्चों ने बचपन में हार्श डिसिप्लिन या फिर डोमेस्टिक वायलेंस या पेरेंटल फाइट देखी होती है, वो बच्चे एग्रेशन को नॉर्मल समझने लगते हैं। देन उसके बाद है आपका पीयर प्रेशर। कई यूथ पीयर ग्रुप के प्रेशर में आके एग्रेसिव बनते हैं, सिर्फ इसीलिए ताकि वो कूल लगे या फिर अपने ग्रुप में एक्सेप्टेड फील हो। देन उसके बाद है आपका प्रोवोकेशन। किसी का टीज करना, आपको इंसल्ट करना या फिर सोशल मीडिया पे ट्रोल करना, ये किसी को भी प्रोवोक कर सकता है, जिसका रिजल्ट होता है वर्बल या फिर फिजिकल एग्रेशन। देन उसके बाद है फ्रस्ट्रेशन। जब किसी का गोल अचीव नहीं होता, जैसे कि एग्जाम में फेल हो जाना, तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है और ये फ्रस्ट्रेशन कभी कभी एग्रेशन में भी चेंज हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सोशल एक्सक्लूजन। अगर किसी को इग्नोर या रिजेक्ट किया जाता है सोसाइटी में, फैमिली में, अपने सोशल ग्रुप में, तो उनमें गुस्सा और हॉस्टाइल थॉट्स आने लगते हैं। लोनलीनेस भी एग्रेशन को बढ़ा सकता है। देन उसके बाद है आपका मीडिया इन्फ्लुएंस, जिसमें आता है मूवीज, वॉयलेंट गेम और इंटरनेट कंटेंट एग्रेशन को नॉर्मल बना देते हैं। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, ये मैंने आपको यूनिट डिस्कस करते टाइम भी बताया था, बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट। इसमें ये देखा गया कि बच्चे टीवी पे जो एग्रेशन देखते हैं, तो उनके पास जब एक डॉल दी गई, तो उन्होंने उस डॉल के साथ सेम वही एग्रेशन रिपीट करा जो उन्होंने टीवी में देखा था। तो इससे ये पता लगता है कि मीडिया का इन्फ्लुएंस कितना ज्यादा होता है। देन उसके बाद है आपका कल्चरल प्रैक्टिस। कुछ कल्चर्स में एग्रेशन को इज्जत या फिर रिलीजियस बिलीव का नाम देके के जस्टिफाई किया जाता है, जैसे कि कास्ट वायलेंस होते हैं या फिर ऑनर बेस्ड किलिंग होती है, तो वहां पे लोग यही बोलते हैं ना कि हमारा रिलीजन बिलीव था इसलिए हमने मार दिया, या फिर हमारी जो थी वो इज्जत पे बात आई थी इसलिए माना था। तो इसीलिए यहाँ पे आप देख रहे हो कि किस तरीके से एग्रेशन और वायलेंस को नॉर्मलाइज किया जाता है हमारी ही सोसाइटी के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सिचुएशनल फैक्टर्स। अब इसमें आता है सबसे पहले आपका वेदर। अगर बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो लोग ज्यादा इरिटेटेड फील करते हैं, और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एग्रेशन पे पड़ता है। जैसे आजकल देख लो आप, दिल्ली में अगर कोई है तो बहुत ज्यादा गर्मी है यहाँ पे, और भी स्टेट्स में है ही। तो इतना ज्यादा गंदा वेदर हो रखा है कि आप अपनी फैमिली में ही इरिटेशन फील करते हो। कोई आपसे बात भी करने आता है तो आप बहुत चिड़चिड़े होकर उसे रिप्लाई देते हो। तो ये सिचुएशनल फैक्टर है, मतलब वेदर पे भी डिपेंड कर सकता है आपका एग्रेशन। देन उसके बाद अदर सिचुएशन, जैसे कि अल्कोहल कंजम्पशन, रात के टाइम पे बाहर निकलना, क्राउडेड जगह पे होना, ये सब एग्रेशन के चांसेस को बढ़ा देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कंक्लूजन। एग्रेसिव बिहेवियर सिर्फ पर्सनल ट्रेट नहीं होता, ये इन्वायरमेंट, अपब्रिंगिंग, मीडिया एक्सपोजर और सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। अगर हमें सोसाइटी में वॉयलेंस कम करनी है, तो हमें इन फैक्टर्स को समझना और यूथ को एंगर मैनेजमेंट और पॉजिटिव बिहेवियर सिखाना जरूरी है। तो अगर ये क्वेश्चन आपके पास आए तो ये तो मैंने आपको 20 मार्क्स में बताया। इसके अलावा ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, जैसे आपसे सिर्फ पूछ लिया जाएगा कोई एक फैक्टर। मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए पर्सनल फैक्टर, तो आपको 10 मार्क्स में सिर्फ वही बताना है। या फिर सोशियो कल्चरल फैक्टर,
तो आप 10 मार्क्स में उसी को इलैबोरेट करोगे। एक क्वेश्चन आपका और आया था मीडिया एंड कल्चरल प्रैक्टिस, तो आपको ये जो था 10 मार्क्स में इलैबोरेट करना था। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से 10 मार्क्स में भी क्वेश्चन मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एग्रेशन एंड वायलेंस, डिस्कस द थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एग्रेशन एंड वायलेंस। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एग्रेशन और वायलेंस आज के टाइम में पर्सनल, सोशल और डिजिटल स्पेसेस में कॉमनली देखे जाते हैं। ये किसी को हर्ट करने का बिहेवियर होता है, जैसे कि गुस्सा करना, किसी को हिट करना, प्रॉपर्टी तोड़ना या फिर ऑनलाइन ट्रोलिंग करना। इन्हें समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि हम कॉन्फ्लिक्ट को कम कर सके और लोगों को हेल्दी तरीके से अपना इमोशन एक्सप्रेस करना सिखाएं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ एग्रेशन एंड वायलेंस। तो सबसे पहले देख लेते हैं एग्रेशन। एग्रेशन का मतलब होता है किसी को इंटेंशनली हार्म करना, चाहे फिर वो फिजिकली हो, वर्बल हो या फिर इनडायरेक्ट हो। तो वर्बल में आपका क्या आ जाता है, जैसे कि गुस्से में शाउट करना या फिर किसी को अब्यूज करना। देन उसके बाद फिजिकल में क्या आ जाता है, जो स्कूल फाइट्स होती हैं आपने देखा होगा, किसी को पुश कर देना। देन उसके बाद इनडायरेक्ट में आ जाता है, जैसे कोई ऑनलाइन फोटोज वगैरह डालते हैं तो उन्हें ट्रोल करना या फिर उनके कमेंट सेक्शन में कुछ गलत लिखना, उन्हें किसी भी तरीके से इंसल्ट करना। देन उसके बाद नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रक्टिव भी होता है। डिस्ट्रक्टिव मतलब किसी की प्रॉपर्टी में तोड़फोड़ करना। देन उसके बाद वॉयलेंस की बात कर लें तो वॉयलेंस जो है वो एग्रेशन का एक एक्सट्रीम फॉर्म होता है, जिसमें आपका रेप, मर्डर या सीरियस फिजिकल क्राइम जो है वो सब इसमें आ जाता है। यहाँ इंटेंशन टू हार्म सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है, मतलब किसी को जान के मारा गया है। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ एग्रेशन, जिसमें है सबसे पहले इम्पल्सिव एग्रेशन या फिर हम इसे हॉस्टाइल भी बोल सकते हैं। जब गुस्से में बिना सोचे समझे किसी पे अटैक किया जाए, जैसे लोगों की फाइट्स होती है, आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, तो उसके बाद वो क्या करते हैं, सामने वाले को मार देते हैं या फिर पुश कर देते हैं, तो इसे हम बोलेंगे हॉस्टाइल या फिर इम्पल्सिव। मतलब फाइट में थे आप, उस टाइम पे आपने इम्पल्सिव डिसीजन लिया और मार दिया। देन उसके बाद है आपका इंस्ट्रूमेंटल, इसे हम बोलेंगे प्लान्ड एग्रेशन। मतलब जब किसी गोल को अचीव करने के लिए एग्रेशन का यूज हो, जैसे कि किसी को बुली करना या फिर अपना पावर दिखाने के लिए, तो ये तो आप पहले प्लान करोगे, उसी के बाद जाके इसको क्या नाम कहते हैं करोगे ना, आप एक्शन दिखाओगे। तो यहाँ पे इन दोनों का यही है मेन, इम्पल्सिव में बिना सोचे समझे और इंस्ट्रूमेंटल में प्लान करके एग्रेशन दिखाया जाता है। देन उसके बाद है आपका थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन एग्रेशन एंड वायलेंस। तो यहाँ पे कुछ थ्योरीज दी गई हैं। पहली थ्योरी है बायोलॉजिकल थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि एग्रेशन नेचुरली या जेनेटिकली होता है। सर्वाइवल के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए एग्रेशन दिखाया जाता है। सबसे पहले फ्रूड ने ये कहा कि एग्रेशन जो है वो डेथ इंस्टिंक्ट से आता है। मतलब हमारे अंदर एक डेथ इंस्टिंक्ट होता है, जिसको उन्होंने बोला थैनेटस, तो इससे आपका एग्रेशन आता है। देन उसके बाद MAOA जीन जो है और ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये एग्रेशन को कंट्रोल करने में मेन रोल प्ले करते हैं। लेकिन सिर्फ जीन्स ही नहीं, इन्वायरमेंट भी एग्रेशन डेवलप करने में इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट है आपका ड्राइव थ्योरी ऑफ एग्रेशन। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एग्रेशन एक्सटर्नल फ्रस्ट्रेशन की वजह से होती है। फ्रस्ट्रेशन मतलब एग्रेशन हाइपोथेसिस। जब किसी का गोल ब्लॉक हो जाता है तो वो फ्रस्ट्रेटेड फील करता है और वो एग्रेशन में बदल जाता है आगे जाके। फॉर एग्जाम्पल, अगर ड्रामा ऑडिशन में कोई रिजेक्ट हो जाता है तो उसके बाद उसने क्या करा, अपने जो कॉम्पिटिटर थे, दूसरे कंटेस्टेंट थे, उनको इंसल्ट करना स्टार्ट कर दिया। ये एग्जाम्पल हमने यूनिट में भी डिस्कस किया था। देन उसके बाद है आपका क्रिटिसिज्म। हर फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन में कन्वर्ट नहीं होती, हर कोई ऐसे रिएक्ट नहीं करता। मतलब ये जरूरी नहीं है कि जो भी आपकी फ्रस्ट्रेशन है वो एग्रेशन में ही कन्वर्ट हो। कुछ लोगों को अच्छे से हैंडल करना आता है तो वो इस तरीके से रिएक्ट नहीं करते। नेक्स्ट है आपकी मॉडर्न थ्योरीज ऑफ एग्रेशन। इसमें आपकी दो थ्योरी है। पहली है सोशल लर्निंग थ्योरी, जो एल्बर्ट बंडूरा ने दी है। बंडूरा कहते हैं कि एग्रेशन जो है वो सीखा जाता है, वो नेचुरली नहीं होता। लोग अपने आसपास के लोगों यानी कि फैमिली, फ्रेंड्स या फिर मीडिया को देखकर एग्रेशन बिहेवियर अडॉप्ट कर लेते हैं। टीवी या गेम में वायलेंस देखकर बच्चे उसी को रिपीट करते हैं और इसीलिए इन्होंने बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट भी किया था और वो इसका प्रूफ था। नेक्स्ट है आपका जर्नल एग्रेशन मॉडल। ये एंडरसन और बुशमैन ने दिया था। ये मॉडल एग्रेशन के पीछे के पर्सनल और सिचुएशनल दोनों फैक्टर्स को कंसिडर करता है। पर्सनल फैक्टर जैसे कि मूड, बिलीफ, पर्सनैलिटी। देन उसके बाद सिचुएशनल फैक्टर, फ्रस्ट्रेशन, अल्कोहल कंजम्पशन या फिर टीजिंग। ये सब मिलकर इंटरनल स्टेट क्या, इमोशंस, थॉट्स और अराउजल, इन सब पे इफेक्ट डालते हैं। उसके बाद जो है वो डिसीजन मेकिंग होता है कि रिएक्ट करें या फिर कंट्रोल करें। तो चलिए देख लेते हैं कंक्लूजन।
एग्रेशन और वॉयलेंस को सिर्फ एक एंगल से नहीं समझा जा सकता। बायोलॉजिकल, सोशल और साइकोलॉजिकल सभी पर्सपेक्टिव इम्पॉर्टेंट होते हैं। कुछ लोग नेचुरली ही एग्रेसिव होते हैं, लेकिन ज्यादातर केस में देखा गया है कि एग्रेशन इन्वायरमेंट, लर्निंग और सिचुएशन से डेवलप होती है। अगर हम इन थ्योरीज को समझें तो सोसाइटी में पॉजिटिविटी और पीस को प्रमोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन एंड होता है। ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि खाली आपसे कोई एक मॉडल पूछ लिया जाए, जैसे कि जर्नल एग्रेशन मॉडल पूछ लेंगे या फिर बायोलॉजिकल थ्योरी पर्सपेक्टिव पूछ लेंगे, क्योंकि ये आपके प्रीवियस ईयर में भी रिपीट हो चुका है। उसके अलावा हो सकता है कि आपसे नेचर या फिर टाइप पूछ लिया जाए एग्रेशन एंड वॉयलेंस का 10 मार्क्स में। तो आपको इस कंटेंट को वहाँ पे लिख कर आना है। ये मैंने आपको 20 मार्क्स में दिया है, बट 10 मार्क्स में भी आएगा तो इसी का रेफरेंस आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ इन यूथ। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। आज के यूथ के लिए मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इमोशनल हो, सोशल हो या फिर एकेडमिक परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2024 के अकॉर्डिंग मेंटल हेल्थ का मतलब है अपनी पोटेंशियल को पहचानना, डेली स्ट्रेस हैंडल कर पाना और लाइफ में प्रोडक्टिव रहना। अगर यूथ की मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होती है तो वो एग्रेशन, रिस्की बिहेवियर और इमोशनल ब्रेकडाउन से दूर रह पाता है। अब यहाँ कुछ की वीज हैं टू प्रमोट मेंटल हेल्थ इन यूथ। तो सबसे पहले है पॉजिटिव इमोशंस। अगर यूथ खुद को हैप्पी, रिलैक्स्ड और सिक्योर फील कराते हैं तो उनका इमोशनल हेल्थ स्ट्रांग रहता है। जब पॉजिटिव इमोशन होते हैं तो चांसेस ऑफ एग्रेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। देन उसके बाद है आपका इमोशनल रेगुलेशन। तो इमोशंस को समझना और कंट्रोल करना सीखना बहुत जरूरी है। इसमें इंक्लूडेड होता है अपनी फीलिंग्स को आइडेंटिफाई करना, उन्हें एक्सेप्ट करना बिना किसी गिल्ट के, और कोपिंग स्ट्रैटेजीज यूज करना, जैसे डीप ब्रीदिंग, लिखना या किसी ट्रस्टेड पर्सन से बात करना। ये सब यूथ को इम्पल्सिव रिएक्शन से बचाता है और उनकी मेंटल स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉजिटिव रोल मॉडल्स। यूथ जो है वो मोस्टली देखकर सीखते हैं। अब उनके रोल मॉडल्स उनकी फैमिली भी हो सकती है, लाइक पेरेंट्स, टीचर या फिर सेलिब्रिटीज। अगर रोल मॉडल रिस्पेक्टफुल और काम बिहेवियर दिखाते हैं तो यूथ भी वैसे ही बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर रोल मॉडल वॉयलेंट या फिर केयरलेस होते हैं तो यूथ भी उन्हें कॉपी करते हैं, जिससे उनका एग्रेशन बढ़ सकता है। नाउ कम टू द कंक्लूजन। यूथ की मेंटल हेल्थ प्रमोट करना एग्रेशन कम करने का सबसे बेस्ट तरीका है। जब उन्हें इमोशन मैनेज करना आता है और वो अच्छे रोल मॉडल्स को फॉलो करते हैं तो वो बैलेंस्ड और कॉन्फिडेंट बन जाते हैं। इससे उनके रिलेशनशिप्स, स्टडीज और सेल्फ इमेज सब कुछ इम्प्रूव होती है। आज के मेंटली स्ट्रांग यूथ ही कल का पीसफुल सोसाइटी बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। आज के फास्ट पेस लाइफ में लोग वर्क और पर्सनल लाइफ के बीच बैलेंस बनाना मुश्किल फील करते हैं। जब एक पर्सन काम और अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे कि फैमिली, हेल्थ, हॉबीज दोनों को टाइम और एनर्जी देता है बिना स्ट्रेस के, तो उसे हम बोलते हैं वर्क लाइफ बैलेंस। नेक्स्ट है आपका वर्क लाइफ बैलेंस का कॉन्सेप्ट। हडसन 2005 में कहते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस एक फिट है डिफरेंट रोल्स के बीच, जैसे कि आपका वर्क, फैमिली, हेल्थ एंड लेजर। ये बैलेंस हर किसी के लिए अलग होता है। जरूरी नहीं है कि आप टाइम को बराबर डिवाइड करें, लेकिन आप जो भी काम करें उसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है? सेल्फ एनहांसमेंट, जैसे कि आपकी हेल्थ, स्लीप, एक्सरसाइज, जॉब परफॉर्मेंस एंड वर्क प्लेस रिलेशनशिप। फैमिली केयर आ जाती है आपकी, जैसे कि चिल्ड्रन, एल्डर्स, क्वालिटी टाइम। लेजर एंड हॉबीज आ जाते हैं। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन आ जाता है और स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल एंगेजमेंट आ जाती है। देन उसके बाद काजा 2012 में कहते हैं ये समझना जरूरी है कि आपके लिए क्या प्रायोरिटी है। मतलब आपको बस आवर्स काउंट नहीं करना है कि मुझे इतना टाइम इसको देना है या उतना टाइम उसको देना है, लेकिन आपको ये देखना है कि आपके लिए क्या उसमें से प्रायोरिटी है, तो आप उस अकॉर्डिंग अपना जो लाइफ है उसको बैलेंस कर पाते हो। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस। तो इसमें है आपका सबसे पहले चेंजिंग सोशल स्ट्रक्चर। लोग समझने लगे हैं कि पर्सनल स्ट्रेस का असर उनके वर्क पर भी पड़ता है। देन उसके बाद है आपका इवॉल्विंग वर्क कल्चर। ज्यादा कंपटीशन और रिजल्ट बेस्ड काम ने स्ट्रेस बढ़ाया है। नेक्स्ट है आपका ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी। अब हम देख रहे हैं कि 24/7 काम होता है और डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन्स के हिसाब से जो है अब काम हो रहा है। तो 24/7 काम और टाइम जोन डिफरेंसेस ने वर्क आवर्स बढ़ा दिए हैं। उसके बाद है आपका डुअल इनकम फैमिलीज। दोनों स्पाउसेस काम करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अब ज्यादा हो गई है।
नेक्स्ट है आपका सोसाइटियल एंड डेमोग्राफिक चेंजेस। न्यूक्लियर फैमिली जो है वो बढ़ गई है, इसलिए सपोर्ट सिस्टम काफी रिड्यूस हो गया है। जो आपके एजिंग पेरेंट्स है, जो आप मतलब जो बुजुर्ग हो रहे हैं आपके पेरेंट्स, उनको भी केयर की जरूरत होती है, लेकिन आपके पास उतना टाइम ही नहीं होता कि आप उनको दे पाए, तो उनकी केयर का भी इशू बना रहता है। सिंगल पेरेंट्स फैमिलीज और सैंडविच जनरेशन जो है आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। नाउ कम टू द कंक्लूजन, वर्क लाइफ बैलेंस सिर्फ एक पर्सनल गोल नहीं है, बल्कि ये सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी एक नीड है। ये ना सिर्फ पर्सन की हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए जरूरी है, बल्कि फैमिली और ऑफिस दोनों के परफॉर्मेंस में भी हेल्प करता है। आज के डिमांडिंग जमाने में पॉलिसीज और पर्सनल एफर्ट के थ्रू वर्क लाइफ बैलेंस को प्रायोरिटी देना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। एक बैलेंस लाइफ ही हैप्पीनेस और सोसाइटियल प्रोग्रेस दोनों का की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द आउटकम ऑफ वर्क लाइफ इम्बैलेंस। ये ऐसे भी आ सकता है, डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस या फिर चैलेंजेस ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस, को आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। जब पर्सन अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के डिमांड को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाता, तो उसे वर्क लाइफ इम्बैलेंस कहते हैं। आज के कॉम्पिटिटिव वर्क कल्चर, ग्लोबलाइजेशन और वीकनिंग फैमिली सिस्टम के चलते ये इम्बैलेंस बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया है। इसका जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ पर्सन पर नहीं, बल्कि पूरी फैमिली पर, ऑफिस पे और सोसाइटी पर भी पड़ता है। हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं आउटकम ऑफ वर्क लाइफ इम्बैलेंस, और ये आपके 4 मेजर कैटेगरी में ग्रुप्ड है। सबसे पहले आपका साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस। इसमें आपका फ्रस्ट्रेशन, जब गोल्स अचीव नहीं हो रहे होते तो पर्सन जो है वो चिड़चिड़ा सा हो जाता है, उसमें फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है, एक इमोशनल ब्लॉकेज जो है वो आपको देखने को मिलती है। देन उसके बाद है स्ट्रेस। घर और ऑफिस दोनों का ही जो काम है वो कांस्टेंट प्रेशर बनाए रखता है। देन उसके बाद है आपका एंजाइटी। फेलियर का डर और प्रेशर एंजाइटी क्रिएट करते हैं। देन उसके बाद है आपका डिप्रेशन। रिपीटेड फेलियर सेल्फ एस्टीम को हर्ट करता है, जिससे डिप्रेशन हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सोसाइटियल कॉन्सिक्वेंसेस। इसमें पहले है आपका वर्क फैमिली कॉन्फ्लिक्ट। तो जब काम और फैमिली एक दूसरे से क्लैश करते हैं तो दोनों ही एरियाज में टेंशन होती है। देन उसके बाद है आपका डिस्टर्ब फैमिलीज। टाइम ना मिलने के कारण जो आपके रिलेशनशिप्स होते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस देखने को मिलता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और कहीं कहीं तो डाइवोर्स तक भी बातें पहुंच जाती है। देन उसके बाद है आपका अनएथिकल प्रैक्टिसेस। लोग स्ट्रेस से निकलने के लिए स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या कभी कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी बाहर कर लेते हैं। देन उसके बाद है आपका वर्क हैंगओवर। घर आके भी काम का स्ट्रेस दिमाग में ही रहता है, जिससे फैमिली बॉन्डिंग जो है वो वीक हो जाती है। देन उसके बाद है एल्डर नेग्लेक्ट। जो आपके एल्डर्स होते हैं आप उनकी केयर प्रॉपरली नहीं कर पाते, स्पेशली इन डुअल इनकम फैमिलीज जहाँ पे दोनों स्पाउसेस जो है बाहर काम करने जाते हैं, तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता एल्डर्स की केयर करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ पे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज आपको फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहले है अंडर परफॉर्मेंस। स्ट्रेस की वजह से काम में ध्यान नहीं लगता और आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो गिर जाती है। देन उसके बाद है जॉब डिससेटिस्फेक्शन। बैलेंस ना होने से जॉब से इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। देन उसके बाद है लो टीम स्पिरिट। ऐसे एम्प्लॉयज दूसरों की हेल्प नहीं करते, पॉजिटिव वर्क कल्चर जो है वो वीक हो जाता है। देन उसके बाद है आपका फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस। सबसे पहले इसमें आ गया हेल्थ इश्यूज, जैसे कि टेंशन से आपका बीपी, माइग्रेन, डायबिटीज, तो ये सब प्रॉब्लम्स जो है ये बहुत ज्यादा बढ़ने लगती हैं। देन उसके बाद फटीग एंड फर्टिलिटी इश्यूज। एनर्जी कम हो जाती है और फर्टिलिटी में भी इसका इफेक्ट दिखता है। नाउ कम टू द कंक्लूजन, वर्क लाइफ इम्बैलेंस का जो इम्पैक्ट है वो एक पर्सन पर नहीं, बल्कि उसकी पूरी फैमिली पर, ऑफिस पर और सोसाइटी पर भी पड़ता है। इससे बचने के लिए इंडिविजुअल्स, कंपनीज और गवर्नमेंट को मिलकर स्टेप्स लेने होंगे। एक बैलेंस लाइफ ही हेल्दी और प्रोडक्टिव सोसाइटी का बेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द वेरियस मॉडल्स ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस। इस तरीके से एक ही क्वेश्चन में आपसे सारे मॉडल्स भी पूछे जा सकते हैं 20 मार्क्स में, और 10 मार्क्स में आपसे कोई एक या दो भी पूछा जा सकता है। तो चलिए देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। वर्क लाइफ बैलेंस समझने के लिए कई मॉडल्स बनाए गए हैं। ये मॉडल्स बताते हैं कि कैसे लोग अपना वर्क और पर्सनल लाइफ मैनेज करते हैं। इस यूनिट में आपको 5 इंपॉर्टेंट मॉडल्स दिए गए हैं जो वर्क और लाइफ के बीच का रिलेशनशिप एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले आपका स्पिल ओवर मॉडल। इस मॉडल में वर्क का इफेक्ट पर्सनल लाइफ पर पड़ता है या पर्सनल लाइफ का वर्क पर। पॉजिटिव इफेक्ट की अगर हम बात करें, अगर काम अच्छा गया
तो मूड अच्छा होता है और घर में भी पॉजिटिव एनर्जी रहती है। नेगेटिव इफेक्ट अगर देखें तो अगर काम स्ट्रेस वाला है तो उसका जो फ्रस्ट्रेशन या फिर गुस्सा है, जो टेंशन है, वो भी आप घर में ले आते हैं। देन उसके बाद है आपका कंपनसेशन मॉडल। ये कहता है जब एक एरिया में डिससेटिस्फेक्शन होता है तो लोग दूसरे एरिया में हैप्पीनेस सर्च करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर काम बोरिंग है तो लोग क्या है, हॉबीज या फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना जो है वो ज्यादा प्रेफर करते हैं। दो टाइप्स के होते हैं यहाँ पे। सबसे पहले है सप्लीमेंटल, जब एक्स्ट्रा हैप्पीनेस के लिए आप कोई दूसरी एक्टिविटीज करो, और दूसरा है रिएक्टिव, स्ट्रेस से बचने के लिए आप कुछ अच्छा करो। देन उसके बाद नेक्स्ट मॉडल है आपका सेगमेंटेशन मॉडल। इस ये मॉडल कहता है कि काम और पर्सनल लाइफ दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों का एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। रियल लाइफ में ऐसा करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमने देखा ही है कि एक एरिया भी अगर हमारी लाइफ का डिस्टर्बिंग हो तो उसका इम्पैक्ट बाकी एरियाज पे भी पड़ता है। देन उसके बाद है आपका इंस्ट्रूमेंटल मॉडल। इस मॉडल के अकॉर्डिंग काम एक टूल है जिससे हम पर्सनल गोल को अचीव करते हैं। एग्जाम्पल, काम हम सिर्फ पैसा कमाने के लिए करते हैं ताकि हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें, जैसे कि ट्रैवलिंग के थ्रू, शॉपिंग के थ्रू। देन उसके बाद है आपकी बॉर्डर थ्योरी। वर्क और पर्सनल लाइफ के बीच बॉर्डर्स होते हैं, लोग डेली उन बॉर्डर्स को क्रॉस करते हैं। ये थ्योरी ये कहती है अगर बाउंड्रीज फ्लेक्सिबल है तो बैलेंस बनाना इजी हो जाता है। नाउ कम टू द कंक्लूजन। ये मॉडल हमें समझाते हैं कि काम और पर्सनल लाइफ का कनेक्शन कैसे होता है। हर मॉडल का अपना वे है, लेकिन रियल लाइफ में लोग इनका मिक्स यूज करते हैं। इन्हें समझकर हम बेटर बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी एंड इक्वालिटी एंड डिस्कस देयर प्रमोशन। ये क्वेश्चन जो है दोनों आपके पीवाईक्यू में 10-10 मार्क्स से आए हुए हैं। मैंने यहाँ पे साथ में मर्ज करके लिखा है, क्योंकि ये मर्ज करके भी आ सकता है। और प्रमोशन वाला क्वेश्चन जो है ये ऐसे भी आ सकता है, जैसे डिस्क्राइब द वेज इन विच वर्क प्ले इक्वालिटी एंड इक्विटी कैन बी प्रमोटेड। तो आप इसका रेफरेंस ले सकते हैं। देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में जहाँ लोग अलग अलग कास्ट, क्लास, जेंडर और रिलीजन से बिलोंग करते हैं, वहाँ इक्विटी एंड इक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। ये दोनों कॉन्सेप्ट सोशल जस्टिस, फेयर डेवलपमेंट और डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनाने के लिए असेंशियल है। इन्हें समझना और प्रमोट करना जरूरी है ताकि हर सिटीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके। तो अब देख लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी एंड इक्विटी। इक्वालिटी का मतलब होता है सबको बराबर ट्रीट करना, मतलब सबको एक जैसी अपॉर्चुनिटीज, राइट्स और रिसोर्सेज देना, चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 15 एंड 16 हर सिटीजन को बराबर कानूनी राइट्स देता है, मतलब जो भी राइट्स हैं कानून के, लॉ के, वो सबके लिए सेम है। और डिस्क्रिमिनेशन से प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि रिलीजन, कास्ट, जेंडर, इनके बेसिस पे जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है उससे भी प्रोटेक्ट करता है। इक्विटी का मतलब क्या होता है? सबको फेयर ट्रीटमेंट देना, उनकी स्पेसिफिक नीड के अकॉर्डिंग। इसका गोल होता है कि हर किसी को इक्वल चांस मिले सक्सेस का, चाहे उनका स्टार्टिंग पॉइंट अलग ही क्यों ना हो। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे कि कोई पुअर फैमिली से बिलोंग करता है तो उनको एलपीजी सब्सिडी मिलती है और रिच लोगों को ये नहीं मिलती। ये होती है इक्विटी, क्योंकि सबको सेम ट्रीटमेंट देना अनफेयर होगा, क्योंकि जो रिच पीपल है उनकी नीड नहीं है, लेकिन जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको सब्सिडी मिलनी चाहिए, ये उनकी नीड है, और इसे ही बोलते हैं हम इक्विटी। तो इक्वालिटी मतलब सेम ट्रीटमेंट और इक्विटी मतलब फेयर ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन नीड। इक्विटी इज अ टूल टू अचीव रियल इक्वालिटी इन सोसाइटी। देन उसके बाद बात कर लेते हैं प्रमोशन ऑफ इक्विटी एंड इक्वालिटी। हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं? इक्विटी और इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट, स्कूल, ऑफिसेस और सोसाइटी सबको मिलके काम करना पड़ता है। कुछ मेजर एफर्ट्स ये हैं, जैसे कि पहला है आपका लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट। आर्टिकल 15(3) में विमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन अलाउ करता है। रिजर्वेशन सिस्टम है, जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी के लिए इक्विटी का एग्जाम्पल है। देन उसके बाद एट्रोसिटीज एक्ट 2018 बैकवर्ड कम्युनिटीज को प्रोटेक्शन देता है। देन उसके बाद एजुकेशनल पॉलिसीज की बात करें तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग सब बच्चे जो 14 ईयर्स तक के हैं उनको फ्री एजुकेशन गारंटी है। देन उसके बाद स्कॉलरशिप्स हो गया, मिड डे मील हो गया, गर्ल एजुकेशन स्कीम हो गई, ये सब इक्विटी प्रमोट करते हैं। देन नेक्स्ट बात करें वर्क प्लेस रिफॉर्म की, तो इक्वल पे, मैटरनिटी एंड पैटर्निटी लीव, इंक्लूसिव हायरिंग,
ये जेंडर इक्विटी टूल है। कंपनीज जहाँ डाइवर्सिटी और फेयरनेस होती है, उनकी इमेज बेटर होती है। मतलब जिन जिन कंपनीज में आपको डाइवर्सिटी और फेयरनेस मिलती है, वहाँ पे उनकी इमेज बहुत ज़्यादा बेटर होती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उस कंपनी की तारीफ तो होगी ना, जिसका वर्क कल्चर इतना अच्छा है। देन उसके बाद बात करें सिविल सोसाइटी इनिशिएटिव, एनजीओज और सोशल कैंपेन लोगों को स्टीरियोटाइप्स ब्रेक करने और डाइवर्सिटी रिस्पेक्ट करने का मैसेज देता है। ग्रास रूट एक्टिविज्म इंश्योर करता है कि लॉ रियल लाइफ में भी वर्क करे। देन उसके बाद है आपका कल्चरल चेंज, तो जेंडर इक्वालिटी, कास्ट इक्वालिटी प्रमोट करने वाले प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स और कॉन्वर्सेशन लोगों के बिहेवियर में लॉन्ग टर्म चेंज लाते हैं। मतलब आपको जो है वो इन सब बारे में डिस्कस करना है दूसरों के साथ। तो इससे क्या होगा, जब आप ऐसे प्रोग्राम जो है उनको प्रमोट करोगे, प्रोग्राम्स कंडक्ट कराओगे, वर्कशॉप कंडक्ट कराओगे, ऐसे कॉन्वर्सेशन करोगे, मतलब लोगों के साथ इस बारे में डिस्कशन करोगे, तो उनके बिहेवियर में आपको एक चेंज दिखेगा। तो देख लेते हैं कंक्लूजन। इक्विटी और इक्वालिटी दोनों ही एक फेयर और इंक्लूसिव सोसाइटी के पिलर हैं। इक्वालिटी राइट्स देती है और इक्विटी इंश्योर करती है कि वो राइट्स हर किसी तक एक्चुअल में पहुंच पाए। इन दोनों को प्रमोट करना सिर्फ लॉ की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि मोरल और डेमोक्रेटिक ड्यूटी भी है। जब लॉ, एजुकेशन, ऑफिसेज और सोसाइटी मिलके काम करते हैं, तभी हम एक ट्रूली इक्वल इंडिया बना सकते हैं। तो ये थे आपके यूनिट 8 और यूनिट 9 से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपके प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इन दोनों यूनिट से ही आए हैं, इसलिए मैंने ये सेपरेट वीडियो बनाई है। और मैंने ऑलमोस्ट दोबारा से दोनों यूनिट यहाँ पे कवर कर दिए। कुछ एक आधा टॉपिक बचा होगा जो इम्पोर्टेंट नहीं था, उनको छोड़ के मैंने सब कुछ दोबारा से रिपीट कर दिया है। एंड आपका जो एग्जाम है वो आफ्टरनून शिफ्ट में है, सो प्लीज़ जाने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख के जाइएगा। इन दोनों यूनिट में से आपको क्वेश्चन जो है पक्का एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। एंड गाइज लिटरली इस टाइम सुबह के 5:25 हो रहे हैं और मैं अभी तक आपके लिए हार्ड वर्क कर रही हूँ ताकि आपको एग्जाम में जाने से पहले सब इंपॉर्टेंट कंटेंट मिल जाए। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही हो, मेरी मेहनत को थोड़ा सा वैल्यू करो, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। आपका छोटा सा सपोर्ट मुझे और कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। एंड येस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको वहाँ पे लिखना है और जो मैंने आपको बताई थी चीज़ें, आप अपनी फर्स्ट वीडियो में जो पार्ट 1 था इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का, वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले तो कोशिश करनी है हर आंसर में या तो कोई माइंड मैप, कोई फ्लो चार्ट या फिर किसी भी तरीके का टेबल फॉर्म कुछ क्रिएट कर कर आना है। और जो भी उसमें लिखोगे वो सब रेलिवेंट होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए। ये नहीं कि मैम ने बोला था बना के आ जाओ तो आपने उसमें कुछ भी डाल दिया। क्योंकि बच्चों को मोस्टली जो है इग्नू में मैं ऐसा नोटिस किया गया है कि बच्चे नहीं पढ़ते और फिर वहाँ पर क्या करते हैं, जाके सिर्फ पेजेस भरने लग जाते हैं। उन्हें कुछ भी नहीं मालूम होता। तो ऐसा नहीं करना। कोई भी डायग्राम वाली इमेज आती है तो सबसे पहले एग्जामिनर का ध्यान उस पे जाता है। तो वहाँ पे आपको कुछ भी गलत लिख कर नहीं आना। इससे मार्क्स नहीं बढ़ते, उल्टा मार्क्स आपके कट हो जाते हैं। और दूसरी चीज़, अपने एग्जाम में आपको कंजस्टेड, मतलब आंसर जो है वो खुला-खुला लिखना है, ऐसे कंजस्टेड बना के मत आना। एग्जामिनर को आपका पेपर चेक करने में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आप ओवर राइटिंग करोगे, वहाँ पे कटिंग करोगे, तो इस वजह से आपके जो मार्क्स हैं वो और ज़्यादा कट होंगे। ठीक है? तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।